नमस्कार। लाइव आप जुड़ी में सरगर्मियां हजारीबाग में सरगर्मियां इस बात को लेकर बढ़ी हैं कि भाई भाजपा का टिकट किसको मिलेगा। बहुत दिलचस्प होता जा रहा है हजारीबाग का होने वाला जो चुनाव है, यानी झारखंड का जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है 2024 का। हजारीबाग में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो जोर आजमाइश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेहतर हैं। कह नहीं रहे हैं, मतलब अंदर से उनकी ये बातें निकलती हैं, बेहतर है वो, तभी तो उनको टिकट मिलेगा और मिलना चाहिए। हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी हैं, इनसे ही हम जानेंगे कि हजारीबाग से ही टिकट इनको क्यों चाहिए। इनका बायोडाटा हम देख रहे थे तो एक चीज हमें नजर आया, इसमें ये चुनाव प्रबंधन में थे। चुनाव प्रबंधन करते करते अब चुनाव में ही आ गए। जी, अमित सिन्हा जी हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक खबर के प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत इसी बात से करेंगे सर कि कल तक आप चुनाव प्रबंधन देख रहे थे, और भी बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कर रहे थे आप। चुनाव प्रबंधन करते करते आप चुनाव ही लड़ने आ गए, थोड़ा समझाइए ये कैसे हो रहा है। जाहिर सी बात है, चूंकि हजारीबाग मेरी जन्मभूमि रही है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो उस नाते, और चूंकि अभी वर्तमान में जो विधायक थे वो सांसद हो चुके हैं, तो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो सीट भी खाली थी। तो जिनके सानिध्य में मैं अब तक काम किया हूँ, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, चाहे अपने भी लोग थे, चाहे जितने अपने कार्यकर्ता बंधु थे, तो उनका भी कहना था, तो मैं एक बार यहाँ पर आ गया हूँ सक्रिय राजनीति के रूप में। अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो पर्दे के पीछे वाला काम है। जितना भी आप मेरा परिचय देखेंगे और संगठनिक पर्दे के पीछे रहे हैं जी, संगठन को मजबूत करते हैं, संगठन की मजबूती के लिए दिन रात काम किया हूँ। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना संगठन का अनुभव होने के नाते अब एक सक्रिय राजनीति में आने की अपनी भी इच्छा थी, और थोड़ा वरिष्ठों का सहयोग मिल रहा है, तो उस नाते मैं अभी ये जब आप जिक्र कर रहे हैं तो आप वरिष्ठ का सहयोग जो मिल रहा है, यही तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन वरिष्ठ हैं जो अमित सिन्हा को सहयोग कर रहे हैं और हजारीबाग में वो चुनाव लड़ने आए। जी, जहाँ तक बात है कि मैं जब छात्र राजनीति में जेएनयू में था, विद्यार्थी परिषद की राजनीति वहाँ करता था, और ये वो दौर था जब मोदी जी का 2014 का चुनाव होने वाला था। लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म से आकर अपना योगदान देना चाह रहे थे। तो उस समय विद्यार्थी परिषद की राजनीति के दौरान मुझे वहाँ चुनाव संयोजक का दायित्व मिला था। उसको निभाते हुए फिर 14 में राष्ट्रीय कार्यालय में मैंने काम किया, और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद में तो काम कर रहा था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यालय में आके मैंने युवा मोर्चा में अनुराग ठाकुर जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चा के, तो उनके थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, लोग जुड़ना चाहते थे पार्टी से, लेकिन कोई माध्यम नहीं हो पा रहा था। चूँकि आप देखेंगे विद्यार्थी परिषद जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और संस्थानों में कार्य करती थी, तो वो एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने युवा मोर्चा के तहत खोजा था 2014 में, और उसका अच्छा रिस्पांस भी आया था। और तो 14 के जब मोदी जी का आगमन हो गया और केंद्र में सरकार मजबूती के साथ हमारी बनी, तो फिर उसके बाद 2014 के बाद यहाँ प्रदेश के चुनाव होने थे नवंबर में, यहाँ आकर झारखंड में भी रहे, झारखंड में यहाँ का विधायक तो आपने देखा जी। तो 2014 के नवंबर का यहाँ जो विधानसभा का ठीक आज से 10 साल पूर्व का जो ये समय था, मैं वर्तमान संगठन महामंत्री राजेंद्र सिंह जी, मतलब आपको बखूबी पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो 81 विधानसभा की मुझे वस्तु स्थिति, तो ये एडेड एडवांटेज है आपके पास जी। संगठन का कहीं ना कहीं अनुभव तो रहता ही है, और लोगों का जुड़ाव है, तो ये एडवांटेज के रूप में आप ले सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद है आपके सर के ऊपर। आशीर्वाद क्या बोलेंगे, उनका मार्गदर्शन समय समय पे मिलता रहा है, और लोग बखूबी जानते हैं मेरे संगठन कार्यों को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि अब वो तो पैमाना, टिकट का पैमाना तो अलग ही होता है। जैसे लोग ये समझना चाहते हैं सर कि लोग ये देखते हैं कि हजारीबाग की जो सीट है, भाजपा की जो सीट है, यहाँ कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है। तो ऐसा तो नहीं है कि अमित सिन्हा ने देखा कि ये भाजपा का गढ़ है, चलती हुई गाड़ी है, इस पर सवार हो जाओ, या फिर इसके पीछे कोई आपकी और सोच है? नहीं, देखिए भाजपा का गढ़ होने के पीछे क्या कारण है, आप देखेंगे कि 2014 से पहले भी 2 बार कांग्रेस के यहाँ पर विधायक थे, 2005 और 9 में रहे। 2005 और 9 में रहे। तो ये 10 साल में हमारे वर्तमान विधायक जो मनीष जायसवाल जी थे, उनके कार्यों की वजह से लोगों को लग रहा है कि सेफ सीट है।
और सेफ सीट माना भी जाता रहा है, पहले भी रहा है। तो ऐसी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सेफ सीट है इसलिए मैं यहाँ कूदा, चूंकि ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि थी और लोगों का आशीर्वाद और जन समर्थन मिल रहा है। मैं अभी लगातार जनसंपर्क के दौरान भी देख पा रहा हूँ, तो उसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। लोग ये कहेंगे ना कि आप सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं यहाँ पे, कल को फिर आपको टिकट नहीं मिलता है तो अमित सिन्हा तो गायब हो जाएंगे। नहीं, ऐसी जो सोच है वो उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मेरा घर भी यहीं पर है और मेरा ठीक है, संगठन कार्यों से मुझे दिल्ली में काम करना पड़ा। और मैं ये भी बताऊं कि भाजपा के अलावा इतर मैंने किसी भी जगह काम भी नहीं किया। जो संगठन का आदेश हुआ, आप देखेंगे कि कोई झारखंड का लड़का होगा, उसे कर्नाटक का कैडर का IAS हो गया हो, तो ऐसा थोड़े ही है वो यहाँ का बेटा नहीं होगा, चाहे यहाँ कार्य करने की इच्छा नहीं रखता। ये क्यों साबित करना पड़ रहा है कि आप हजारीबाग के बेटे हैं? जी, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो आपने प्रश्न पूछा कि आप ऐसा नहीं है कि टिकट ना मिले तो मैं वापस चला जाऊं। मतलब ये इस बात का आपको कहीं ना कहीं ये है कि हम यहाँ पर रहे नहीं है, तो ये बताना पड़ता है। समय था, आपने जैसे कहा कि एक टिकट ना मिले तो मैं वापस चला जाऊंगा, तो वो वापस जाने की बात ही नहीं जाएंगे अमित सिन्हा यहीं सेवा करेंगे, काम करेंगे। ये चुनावी स्टंट नहीं है, चुनावी स्टंट टिकट लेने के लिए आप ये सब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये पक्का है? पक्का है। मैं आज भी हजारीबाग वासियों से अपील कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे हजारीबाग की सेवा में निरंतर रहूंगा। टिकट होना नहीं होना वे बात की बात है, संगठन का जैसा आदेश होगा मैं उसी परिप्रेक्ष्य में काम करूंगा। आपकी तो बात ऊपर से होती है, आप तो दिल्ली के टच में हैं। आप रांची के टच में हैं या दिल्ली के टच में हैं? दोनों जगह काम करने का अनुभव है, तो दोनों जगह मेरे संपर्क संबंध संवाद सबसे है। और चूंकि मैं विशुद्ध रूप से संगठन का आदमी, टिकट कहाँ से मिलना है? रांची इन्फ्लुएंस करेगा या दिल्ली से ही मिलना है? टिकट के पैमाने होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, सामाजिक छवि होती है, आपके संगठन कार्यों का अनुभव होता है, तो वो यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक होती है, यहाँ से जाकर फिर दिल्ली से घोषणा होती है, तो उस पर जैसा पार्टी का निर्णय होगा उस पर सहर्ष मुझे स्वीकार है। ये फीलिंग पैदा हुई है कि एक लड़का आता है, एक युवा लड़का आता है, संगठन का काम कर रहा था, भाजपा के यहाँ पुराने लोग भी हैं, आप भी दावेदारी आप पेश कर रहे हैं, ये खटास तो नहीं है? देखिए, भाजपा जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। ऐसा नहीं है कि वो किसी हवाई को, चाहे सर अपने संगठन के अपने पैमाने होते हैं, जिस आधार पे वो चुनाव करती है कि कौन कहाँ किस रूप में लगा हुआ था। बहुत सारे आप देखेंगे तो कहीं से ला के लड़ाया जाता है, तो ऐसा तो यहाँ स्थिति है नहीं। तो संगठन का जैसा भी निर्णय होगा टिकट बंटवारे को लेकर, चाहे टिकट देने को लेकर, यहाँ और भी प्रबल दावेदार है। मैं चाहूँगा कि जो जहाँ जिस स्थिति में अपने लगे रहे, और मैं भी अपनी एक दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा ये मानना भी नहीं है और मैं ये किसी को बोल भी नहीं रहा हूँ कि मैं ही दावेदार हूँ। मैं सिर्फ अपने संपर्क संबंध और जनसंपर्क को जारी रख रहा हूँ, और लोगों का जैसा कहना होगा और संगठन का जो भी निर्णय होगा मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। अच्छा, आप ये पाएंगे कि आपके अलावा कौन प्रबल दावेदार आपको हजारीबाग में लग रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। जैसे नाम बता दीजिए कुछ। नाम का चर्चा करना यहाँ उचित नहीं होगा, ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन राजनीति के खेल में भी बहुत द्वंद्व होता है, उसमें द्वंद्व तो होते ही है। द्वंद्व तो घर में होता है, तो राजनीति तो उसी पे टिका ही हुआ है। टिकट के लिए दिल्ली की दौड़ खूब हो रही है, आप भी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली से तो शुरू से लगाव रहा ही है, और अभी तक तो फिलहाल टिकट के भाव से मैं नहीं गया हूँ। लेकिन दिल्ली गए आप? दिल्ली तो जाना आना महीने में मैं एक बार ऐसे भी। तो आपस में आप लोग टकराते हैं? जितने यहाँ पर प्रतिद्वंदी है जाते हैं। अभी जैसे मैं बताऊँ, अभी एक हमारे मंडल अध्यक्ष खटकमदास के उनका निधन हुआ बीती रात, तो अभी भी गया था, तो माननीय मनीष जायसवाल जी थे, जिला संचालक महोदय थे, अध्यक्ष जी थे, और भी सभी मंडल अध्यक्ष थे, उनसे बात हुई आराम से। जो देखिए, भाजपा एक परिवार है, और उस परिवार के नाते मैं सबका छोटा। लेकिन टिकट लेने के लिए अभी परिवार नहीं है, अभी परिवार में लड़ाई है। ऐसी बात नहीं है, जो समझते होंगे वो समझते होंगे। बात होती है, जो दावेदार है उनसे बात हुई किसी से? सबसे मेरे बात हो रही, यहाँ तक कि मैं सभी विधायक प्रतिनिधि भी जितने हैं, यहाँ मनीष भी आते, चाहे और भी वरिष्ठ जितने भी हैं, सबसे मेरे पर्सनल लेवल पे टिकट के जो दावेदार हैं उनसे बात हुई है कभी? जी, सब। आप मेरा फेसबुक अकाउंट देखेंगे तो सबके साथ प्रणाम करते हुए मेरा फोटो होगा। कौन लगते हैं यहाँ पर सबसे, सपोज करिए कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, उसके बाद आपको कौन लगता है सबसे प्रबल दावेदार कौन लगता है टिकट? मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, ये बोलना उचित नहीं होगा कि किसे देगी, वो पार्टी का निर्णय होगा। सभी लोग देखिए मल्टी डायमेंशनल, मतलब आप वो सोचना ही नहीं चाहते हैं, आप सोचना ये चाहते हैं कि टिकट तो आप ही को देना चाहिए। पार्टी का क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल विजन होता है।
और लेकिन सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन होता है कि अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी प्रत्याशी होंगे, किसी का कट्टम दाग में इन्फ्लुएंस होगा 4 पंचायतों में, किसी का कट्टम सांडी में होगा, तो अल्टीमेटली लोग अपने अपने जो जो दावेदार है उस ब्लॉक में मजबूत कौन हो रहा है, यहाँ कमल फूल हो रहा है, भाजपा हो रही है। लास्ट टाइम में जिसे भी मिलेगा सब मिलकर उस कमल फूल। विधानसभा सदर घूम लिया आपने, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं और जनसंपर्क के दौरान यहाँ की कुछ कुछ समस्याएं। क्या शिकायत कर रहे हैं? शिकायत थोड़ी बहुत तो मतलब ये भी आपके लिए मुश्किल है, शिकायत करेंगे और अब कहेंगे तो सीधा जला जाएगा कि नहीं है। देखिए, भाई पुराने वाले विधायक ने क्या किया, सांसद और पूर्व के यहाँ विधायक ने ये भी अच्छा काम किया है, विकास की लंबी लकीर खींची है, लेकिन चूंकि समय अभाव में या कुछ भी कारण हो योजनाओं पे, चूंकि सरकार 5 साल हमारी नहीं रही, तो इस नाते जरूर सी बात होता ही है कि आप जिस पार्टी से और जिसकी सरकार होती है, क्यों हम लोग बात करते हैं डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र और राज्य में हमारी सरकार हो तो विकास हमारे अनुरूप बढ़ सकेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ा सा राज्य का नकारात्मक रहा होगा योजनाओं के प्रति कि हमारे पूर्व के विधायक वैसा कुछ काम जो छूट गया होगा वो ना कर पाए। ये तो वो पार्टी वाली लाइन है ना कि जो काम छूट गया हो। ईमानदारी से बताइए, हजारीबाग में अमित सिन्हा घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हजारीबाग शहरी क्षेत्र में घूम रहे हैं या फिर रूरल एरियाज में जा रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी समस्या नजर आती है? ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें हो सकती है, रोड पानी को लेकर बातें हो सकती है, लेकिन उससे हटकर आपको क्या लगता है कि क्या हजारीबाग में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ खेलों के प्रति बहुत रुझान है। मैं अभी जनसंपर्क में जाता हूँ तो फुटबॉल करो क्रिकेट करो, तो मैं मानता हूँ एक यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो झारखंड में कहीं भी नहीं, वो होना चाहिए यहाँ, और प्रत्येक ब्लॉक में एक राज्य स्तरीय ही स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। दूसरी, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, जो सुदूरवर्ती इलाकों से बच्चे आ रहे हैं, ये तो हब ऐसे ही है, हजारीबाग तो हब है, लेकिन उसकी सुविधा आप तो यहाँ पर ओपन स्टडी सेंटर अच्छा नहीं देख पाएंगे कि लोग एक बार में आके 1000 लड़के पढ़ रहे हैं जो सरकारी सुविधाओं से लैस हो, तो खुली उपलब्ध हो, यहाँ पर किताबों का हो, लैपटॉप का हो, जिस माध्यम से वो पढ़ना चाहे उसके लिए एक सुनिश्चित कार्य योजना हो, उसके तहत यहाँ पर काम हो। आप देखेंगे यहाँ पर हजारीबाग इतना संवेदनशील शहर रहा है, लेकिन ट्रैफिक लाइट, आप किसी भी चौक चौराहे में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं देख रहे। ये चीज होना चाहिए। आप बिजली के तारों का अंबार देखते हैं, अभी बारिश हुई तो कभी पेड़ गिरते हैं तो बिजली के तार से वो रोड बाधित हो गया, तो ये अंडरग्राउंड वायरिंग, ये तो सवाल उठ जाएंगे ना सर, ये जो आप बातें कह रहे हैं ये बहुत बेसिक बातें हैं। ये तार, जो बिजली की तार अगर दिख रही है तो सवाल उठेंगे कि शायद आप इससे बचना चाहेंगे इस सवाल से कि इससे पहले जो जिनका कार्यकाल रहा, फिर वो तार फिर जमीन के अंदर क्यों नहीं गया? फिर वही मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने जो बताया कि राज्य सरकार और जो विधायक का वो ट्यूनिंग पे होता है, डबल इंजन की सरकार, इसलिए तो इसकी क्या गारंटी है कि आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी? मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पिछले जो विधायक जी की आप बात कर रहे हैं, मनीष भैया की बात कर रहे हैं, अगर उनका कार्यकाल सुनहरा नहीं हुआ होता तो इतने मार्जिन से वो सांसद हजारीबाग के नहीं बने। वो सही बात है सर, वो उन बातों को अलग रखते हैं जी। बात अगर हम समस्या की कर रहे हैं तो उस पर किसी न किसी के ऊपर तो बात निकल कर आनी चाहिए कि अगर बिजली की तार अगर नजर आती है रामनवमी जैसे पर्व में, जब उसको लेकर लोड सेटिंग हो या फिर लाइट कट किया जाता है, तो फिर वो जमीन के नीचे क्यों नहीं है? तो वो तो सवाल उठेंगे ना। फिर रोड मैप बना के काम किया जाएगा इस बार। फिर इसकी क्या गारंटी है कि अमित सिन्हा कल को विधायक बनते हैं तो उनकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी? फिर तो वैसे ही वही बात हो जाएगी। इस बार बहुमत की सरकार आएगी, नहीं भी आएगी तो व्यक्तिगत प्रयास किया जाएगा। चूंकि अब हमारे साथ जो 10 साल काम कर चुके हैं मनीष भैया यहाँ विधायक के रूप में, वो सांसद हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो बात यहाँ से नहीं हो पाएगी ऊपर के दबाव पे हो पाएगा, तो एक निष्कर्ष निकलेगा, सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे। आप दिल्ली की राजनीति भी देख कर आ रहे हैं, आप जेएनयू से पढ़े हैं, तो दिमाग के अंदर जैसे राजनीति एक होती है कि भाई डायरेक्ट करते हैं, अंदर से आपका बहुत सारा कुछ चलता होगा। ये जो हजारीबाग की राजनीति देख रहे हैं, जैसे चुनाव प्रबंधन में रहे, ये आपका एडेड एडवांटेज है जो कि हमें लगता है, लोगों को भी लगना चाहिए। तो दिल्ली की राजनीति करने के बाद हजारीबाग जब आप पहुंचते हैं तो बहुत हल्का आपको नजर आता हो कि यहाँ तो कुछ हल्का नहीं। चूंकि देखिए आप मैं संगठन के विशुद्ध रूप से संगठन का काम किया, अब जब जमीन पर आकर इन समस्याओं से रूबरू हो रहा हूं तो एक अंदर से इच्छा होती है कि हाँ मैं इनके लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए कुछ कर सकूं, जो कृषक भाई है उनके लिए कर सकूं, तो वो एक अलग जज्बा मैं
कहता हूँ इसे, अभी तक तो मैंने किया, बंद कमरे में काम किया और जैसे बूथ लेवल तक जाके काम किया, लेकिन समस्याओं से रूबरू होने का मुझे मौका नहीं मिला था। कि मैं जा रहा हूँ जैसे इस कटकम सांडी के रास्ते जा रहा हूँ तो पिलावल में अभी वो जल जमाव का समस्या है, वो हो गया। किसानों के पास जा रहा हूँ तो वहाँ किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, चाहे योजनाएं जो है उन जन जन तक पहुंच नहीं पा रही। मतलब आपको ये सरकारी योजना, मतलब आपको लगता है कि जो ब्रिज होना चाहिए, जो सरकार की योजनाएं हैं और प्रशासन के बीच में, वो ब्रिज सही तरीके से काम नहीं करता, उस पर लोग आसानी से आ जा नहीं पा रहे हैं। अभी मैं बताऊं कि ये सरकार ने जो एक अभी मैया योजना की शुरुआत की है, ये मात्र एक लॉलीपॉप है। 4.5 साल की सरकार में आपने सिर्फ अपने सिवा किसी की बात नहीं की। 6 महीने हो गए सीजीएल पेपर। ये तो आप लोग भी लाते हैं ना सर, आपने लाडली योजना लाई थी, वो शिवराज सिंह चौहान लाए थे, तो चुनाव के वक्त में ही आया था। तो ये सारी 5 साल, और उस समय आप गिना दीजिए। आप एज ए पत्रकार हैं, आप यहाँ हजारीबाग में आपके अच्छे फॉलोअर है, आप मुझे 4.5 वर्षों के हेमंत सरकार की उपलब्धियों में अभी 3 महीने के पहले की कोई भी उपलब्धि गिना दीजिए। अच्छा, आप तो रघुवर जी के देखेंगे तो 50 लाख का महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था, जो फ्री रजिस्ट्री होती है। ये सर आपका काम है कि आप सरकार की आलोचना करें, लेकिन जब हम बात करेंगे 2019 से 24 तक की बात करेंगे, जो उपचुनाव हुए तो आप उपचुनाव भी नहीं जीत पा रहे थे। उपचुनाव के देखिए, आप जब लोकसभा का चुनाव हुआ, एक भी रिजर्व सीट आप नहीं जीत पाए। तो फिर अगर सब कुछ सही था, अगर सरकार की योजनाएं सही नहीं थी, सरकार सही तरीके से हेमंत सोरेन की काम नहीं कर रही थी, तो फिर ये 5 सीट आप कैसे लूज कर गए, या फिर आप उपचुनाव क्यों नहीं जीत पाए विधानसभा वाला? देखिए, वो समीकरण की बात होती है, लोगों का जुड़ाव का बात होता है, और उसकी रणनीति होती है। ये कह सकते हैं अमित सिन्हा यहाँ खुलकर कह सकते हैं कि चुनाव प्रबंधन सही नहीं था? चुनाव प्रबंधन में कुछ कमियां रही होंगी, कुछ कमी हुई होंगी। समीक्षा बैठक में उस पर जिक्र किया गया है, और उन सब पे अभी उसी के माथा तक रणनीति के तहत इस बार चुनाव में काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हम सीटें हारे हैं तो हारे हैं, उसमें तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं हम जीत गए। मैं उस बात पे कह रहा हूं, मैं और पूरा संगठन उसको वाकिफ है कि किस लिए हारे और क्यों। वो समीक्षा बैठक में बाकायदा प्रभारियों के साथ वो रणनीति बनी है, और उसी रणनीति के आधार पर इस विधानसभा में मेरा ये कहना है कि जब हेमंत सोरेन की सरकार इतनी खराब थी, तो फिर सीट उनको तो लूज करना चाहिए था। फिर कौन सी सीट आप बताएं? उपचुनाव से लेकर ये फिर 5 रिजर्व सीट आप क्यों हारे? उसमें तो जेल भी गए, वो भी मामला था। चुनाव एक नैरेटिव सेट किया जाता है, जो आप कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं। जैसे अभी हम और आप ही बोल रहे हैं, तो आपका कुछ अलग इंटेंशन से बात होगा, मैं कहूंगा तो कुछ अलग इंटेंशन से। ये मानवीय प्रवृत्ति होती है। जी, मैं आपको भी उस कैटेगरी में खड़ा करना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ सभी की प्रवृत्तियां होती हैं, उस प्रवृत्ति के हिसाब से एक नैरेटिव गढ़ा जाता है और लोग उसको मार्केट में लाते हैं, उसी आधार पर इन्फ्लुएंस होता है। तो मैं बाकायदा हम हारे हैं, और उसकी हम मान रहा हूं कि सही नैरेटिव नहीं गढ़ पाए। जो भी हो मान लेता हूं इस बात को। जहां हम हारे हैं तो हारे हैं, और उसके लिए एक रणनीति बनाई गई है, और हम उस पर जीतने का काम कर रहे हैं। संगठन के लोगों से परस्पर जन भागीदारी और जन सहयोग की भावना से वो काम करेंगे। देखिए, चुनाव प्रबंधन से जुड़े हैं, इसलिए सारी बातें घूम गई थी, चूंकि ये लड़ना ये चाहते हैं चुनाव, लेकिन बातों बातों में कहीं और हम निकल गए, झारखंड की राजनीति की तरफ पहुंच गए। तो एक चीज और समझना था, आप युवा भी हैं, और झारखंड की राजनीति में युवा का भी उदय हो रहा है। जयराम महतो का आपने नाम सुना होगा, बड़े चर्चा में रहते हैं, कैसे देखते हैं उनको? आप भी युवा हैं, भाजपा से कोई युवा ऐसा व्यक्ति आता जो उसको काउंटर पार्ट करता, तो कैसा रहता? जी, अभी 2-3 इंटरव्यू में मैंने, जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं वैसा और भी पूछा, तो मैं वही एक कहानी मैंने मजाकिया लहजे में कहा था कि किसी गांव में अगर कोई मदारी चला जाए तो वहाँ उसके पीछे बहुत भीड़ होती है, और वहीं स्कूल का जो हेडमास्टर होता है उसके घर में कोई नहीं जाता। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मदारी उस क्षेत्र का विकास कर सकता है। जो मास्टर वहाँ का होगा उसको समस्या से अवगत होगा, और बच्चों का विकास कैसे हो सकता है, एक रोड मैप होगा उसके पास कि गाँव में क्या समस्या है। आप भीड़ तो लेके घूम रहे हैं, लेकिन आप में कितना रीढ़ है, जो रीढ़ बोन जिस पे आप खड़े हैं, वो आपकी हिस्सेदारी क्या होगी, इस पे आपको देखना होगा। अच्छा सर, इसमें एक जो बड़ी बात निकल कर आती है, ये जो 24 साल का झारखंड हुआ, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात रही होगी, जो एनडीए पूरा नहीं कर पा रही थी, या फिर कांग्रेस की सरकार झामुमो वाली इंडिया गठबंधन नहीं पूरा कर पा रही थी, तभी किसी व्यक्ति का उदय होता है। वो गैप इतना बड़ा हो गया था, इसलिए जयराम महतो का देवा, ये बात आप मानते हैं?
उदय होना, देखिए आंदोलनकारी जितने भी हुए, जिसमें स्थानीयता की बात करते हैं, जिसमें रोजगार की बात करते हैं, बड़े बड़े भारतवर्ष की पूरी बात मत बताऊं, गुजरात हो गया, ये जाटों का आंदोलन हो गया, जब किसी जाति विशेष का आंदोलन निकल के आता है, मैं अभी जयराम जी को मेरी शुभकामनाएं, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा और आगे भी करे अच्छा प्रदर्शन, मुझे उनसे कोई ये नहीं, युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हैं, झारखंड को फिर से कहीं ना कहीं उसी आग में धकेलने की कोशिश हो रही है। ये क्यों कर रहे हैं आप 2 साल हुए आपको सक्रिय राजनीति में आए हुए, आप 2 साल हुए, आपके साथ मात्र आप कोर कमेटी की बात करेंगे तो 10 से 15 लोग होंगे, आप उस 10 से 15 को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने संगठन को बचा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ आप बात सरकार बनाने की कर रहे हैं। आपसे 15 आदमी संभाले नहीं संभल रहा है, जो आपके प्रत्याशी रहे हैं 4 महीना पहले, वो आपसे संभल नहीं रहे। अभी आप वर्तमान में देखेंगे, यहाँ से संजय मेहता जी थे, वो आपको आरोप पत्र गठित कर रहे हैं, और भी जितने भी आपके प्रत्याशी थे, रांची वाले देवेंद्र जी आपसे आप कह रहे हैं। आप जब अभी अपने 15 लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो जब आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, संगठन विस्तार करने की बात कर रहे हैं, आप कहां से टाइम दे पाएंगे। आप देखेंगे, आप 500 रुपया का टी शर्ट पहन के घूमते थे, आप टॉमी की टी शर्ट आज पहन रहे हैं, चंदा इतना आ रहा है आपके पास, और चंदे के पैसे पे ये राजनीति जनता सब जानती है। पैसे के और आप एक बात मैं और बताना चाहूँ, युवाओं की एक फौज हुआ करती थी, एक नाम सुनेंगे आप, बिशुनपुर से चमरा लिंडा जी हुआ करते थे, बहुत आक्रामक आवेश में आकर उनका छात्र राजनीति से उदय हुआ था, लेकिन आज नामो निशान नहीं है इस झारखंड में। तो आपको संभालना होगा, आप राजनीति जिस उद्देश्य से चाहें उस उद्देश्य को, आपकी विचारधारा को समेटना होगा। अभी मैं बताऊं आपको कि मेरे पास बहुत से सारे शिकायत आते हैं कि फलना कंपनी है हमारा, बाहर से दिल्ली की है, जयराम जी के आदमी आए और डरा धमका के हमारे जीएम को और डायरेक्ट बोल के और गाली गलौज करके हमसे पैसा उठाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल को जन्म देंगे, जो झारखंड से नक्सलिज्म खत्म हो चुका है, आप कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल को पैदा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, एक राजनीतिक संगठन में आप जब आ रहे हैं तो उसकी एक शुचिता होनी चाहिए, उसकी गरिमा होनी चाहिए, और उसको आपको मेंटेन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जयराम महतो की जो राजनीति है उस पर अब बहुत वाकिफ, मतलब वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो जिस तरीके की राजनीति वो रखता क्यों नहीं हो, झारखंड से मेरा सरोकार है और झारखंड की पूरी राजनीति से सरोकार है, लेकिन उस जिस तरह की नकारात्मक राजनीति को लेकर बढ़ रहे हैं और जिस जातीय हिंसा और जातीय उन्माद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, अभी जितने उसके समर्थक हैं उतने उनके वोटर हैं, भाजपा के साथ समर्थक उतने हैं और वोटर उससे ज्यादा है, तो ये चीज ध्यान रखने की बात है। मेरी शुभकामनाएं जयराम जी के साथ है, और मैं चाहता हूं कि बेहतर झारखंड के लिए वो संकल्पबद्ध होकर काम करें। हजारीबाग की दावेदारी, अब फिर से हम वापस वहीं आते हैं जी। देखिए, युवा हैं तो बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, जयराम महतो भी निकल गए, उसमें उनकी बातें करने लगे, लेकिन सबसे बड़ा जो अभी के वक्त में जो ये मुद्दा है, हजारीबाग से कौन होगा। अमित सिन्हा होंगे, प्रदीप प्रसाद होंगे, बहुत सारे नाम हैं जो शायद मैं अभी भूल गया हूं, मैं ले नहीं पा रहा हूं, तो क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा आप मत सोचिएगा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो तमाम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा के टिकट से जो भी टिकट पाना चाहते हैं, आप भी उसमें लगे हुए हैं। हमारी शुभकामना है सभी बड़े भाइयों से, जो लगे हैं कमल फूल को मजबूत करें, और जिन्हें भी मिलेगा, मैं तन मन धन से, जैसा अभी अपने लिए जनसंपर्क कर रहा हूं, उनके लिए भी मैं हर संभव हर प्रयास करूंगा। यूएसपी क्या है अमित सिन्हा की, क्या है, क्या बेहतर कैसे हैं, सबसे बेहतर कैसे हैं। बेहतर देखिए, मेरी सामाजिक छवि एक अच्छी है, संगठन का अनुभव अच्छा है, युवा होने के नाते और पढ़े लिखा होने के नाते, और मुझे जिन समस्याओं से रूबरू हो, चूंकि मैं एक और बीच में बात बताऊं, मैं 2008 और 2010 का आईएएस का मेंस लिखा हूं, उसके बाद फिर जेएनयू थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ, तो वो हो गया। तो चूंकि जितना पढ़ा है और जितनी समस्याएं देखी है, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं आपको। एक होती है ज्ञानात्मक संवेदना। ज्ञानात्मक संवेदना वो हो गया कि आपने एसी के रूम में बैठ के और पढ़ा है कि गरीबी ये होती है, भूख ये होती है, प्यास ये होती है, वो आपने ज्ञान किया है और उस आधार पे आपकी संवेदना बनी है कि गरीबों के साथ हमें ऐसा करना चाहिए और भूखों के साथ ऐसा करना चाहिए। और एक आता है संवेदनात्मक ज्ञान, कि आपने पहले से संवेदना थी, आप गए तो उसे ज्ञान के रूप में अर्जित कर रहे हैं कि नहीं, माताओं के साथ मेरी संवेदनाएं थी और माताएं पास जा रहे हैं तो उनकी क्या दिक्कतें हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस मुझ में है।
चीजों को समझने की क्षमता है, और लोग क्या कहना चाह रहे हैं, संवेदनाएं जिंदा और एकदम मनुष्य होने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि संवेदना जिंदा हो। कांग्रेस को फॉलो करते हैं? कोई नेता पसंद है कांग्रेस का? वैसा तो, या सिर्फ वो प्रतिद्वंदा के नाम पे आप नाम ही नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस कोई नेता ऐसा जिसको फॉलो करते हैं कांग्रेस का, कोई नेता वर्तमान समय में? वर्तमान समय में तो मुझे वैसा कुछ लग नहीं रहा है किसी में। नहीं वैसा रहता तो इस बार उनकी अच्छी हवा चल रही थी, कैंपेनिंग भी ठीक थी, कहीं ना कहीं से सब एकत्रित होकर। भाजपा में सबसे ज्यादा किनको फॉलो करते हैं, किनको सुनते हैं, या फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो गए, मोदी जी, उनकी तुलना में तो अभी विश्व में कोई नहीं है, तो उन्हें फॉलो करना। अमित शाह जी हो गए, नड्डा जी हो गए, और बहुत सारे संघ के प्रचारक है जो मौन तपस्वी जी ने हम कह ले, जो अंदर खाने में अनवरत प्रयास कर रहे हैं। अब तक 100 वर्ष होने वाले हैं संघ के, और जो बिना किसी स्वार्थ लोग के काम कर रहे हैं। तो उन सबके कार्यशैली से, उनके नजरिए से, समाज को देखने के दृष्टिकोण से मैं उनको नमन करता हूं। कि आप चुनाव प्रबंधन में भी रहे हैं, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और ये 24 का चुनाव। 24 का चुनाव में बड़ा फासला रह गया। जो कैंपेन चला था 400 पार वाला, चूंकि आप रहे इसलिए सवाल आपसे लाजमी तौर पर हो जाता है। ये इतना बड़ा गैप कैसे रह गया, क्या लगता है? 400 पार, देखिए मैंने अभी पहले बताया, नैरेटिव सेट करना होता है। 400 पार हमने बोला था अपनी दावेदारी को लेकर, जन समर्थन को लेकर, लेकिन नैरेटिव क्या कर दिया गया कि 400 पार होंगे तो गांव-गांव में आप देखेंगे कि आपके आरक्षण जो ले रहे हैं भाई बहन हमारे, वहां ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि 400 पार होंगे तो हम संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, और कहीं से हम कमजोर नहीं पड़े। तो उस नैरेटिव के चलते हम लोग को ये करना पड़ गया। और मैं ये बताऊं कि 400 पार का जो नारा था, तो हमने अपनी ठीक ठाक कोशिश की, संगठन भी अपने कुछ ज्यादा दे दिया था आपको लगा? नहीं, वो आ जाना था। मैंने कहा ना, वो नैरेटिव के चक्कर में थोड़ा सा हो गया और लोगों ने उसे भुना लिया, और बाद बाकी तो हमें जन समर्थन अपार मिला है और बहुमत की सरकार भी मिली। अब टॉपर को थोड़ा सा एक नंबर कम आ जाए तो 98.6 से 98.4 रहा है। अब 33% वाले लोग जाने कि हमने 50% पा लिया है, तो वो ज्यादा खुश मना रहे होंगे। तो उनकी अपनी व्यवस्था है और राजनीतिक सोच है, वो उनकी मानसिकता होगी। इस बार क्या हालात झारखंड में क्या होने वाले हैं? झारखंड में बहुमत की सरकार हम लेके आएंगे, और अभी भी जैसे समर्थन अपना बढ़ता जा रहा है चुनाव पर, और भी लोगों का संपर्क, संबंध, संवाद सबसे जो हमारे राजनीतिक विचारधारा से। लोग डरते हैं बहुत भाजपा से, इस बात से डरते हैं कि जब चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता को आप निकाल कर ले आते हैं, बाकी नजदीक चुनाव आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, नजदीक डरना क्या है इसमें? चंपई जी ने कहीं कहा कि हमारे, आप देखेंगे कि अभी दिल्ली में 2 लोग उनके, हमारे कहने का मतलब ये है कि इतने कद्दावर, गुरु जी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, वो छोड़कर भाजपा के साथ आ जाते हैं। तो लाजमी तौर पर है, जो कांग्रेस है वो शील्ड चाहती होगी कि भाई कैसे बचाया जाए अपने लोगों को, कि भाई कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस तो हमेशा से पिट्ठू की तरह रही है। कांग्रेस के बारे में क्या बात करना है? यहाँ जेएमएम वर्सेस भाजपा होता है, वो तो अलायंस ना करे तो एक सीट के लिए भी यहाँ पर मोहताज हो जाएगी। आपने महाराष्ट्र में भी वही कर दिया था, शिंदे जी लेकर आ गए, यहाँ चंपई जी लेकर आ गए। विचारधारा में होगा, जिसका सम्मान, उचित सम्मान सब जगह नहीं मिल रहा होगा, आएंगे, हमारे यहाँ स्वागत है। हमारी पार्टी से, हमारी विकास की नीतियों से, हमारी विचारधाराओं से जो प्रभावित होंगे, जितना आप देखेंगे कि अभी तक के जो सीएम हुए, खाली दोनों बाप बेटे बचे हुए हैं दूसरे पार्टी में, बाकी सब हमारे साथ है। तो ऐसा क्यों हो रहा? आप कहेंगे कि दबाव के कारण 1 जन को ले आएंगे, 2 जन को ले आएंगे, लेकिन जो पार्टी का बढ़ा जा रहा है, जनाधार बढ़ा जा रहा है, बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अभी तक वर्तमान में देखिए, 24 सालों में जितने भी सीएम हुए, केवल बाप बेटे, माननीय गुरु जी और माननीय हेमंत जी को छोड़ के सभी हमारे साथ। ये चीज भाजपा समझाने में सफल हो गई चंपईदा को। समझाने में क्या, उनका व्यक्तिगत, उन्होंने तो कहा कि हमारा जितना कद था उतनी इज्जत नहीं मिली, और जाहिर सी बात है, लगता भी है, आप उम्र के उस पड़ाव में है जब पार्टी हमारे यहाँ बोलती है कि मान सम्मान की रक्षा हो, जब उसी पे ना हो, और जब व्यक्तिगत अपने मन पे ही कुठाराघात हो, उस पर जब आदमी मुंह दिखाने में कहीं पर ही हो, कि जो मातृ संगठन जिसे हमने आज तक सींचा है और यहाँ तक की लंबी यात्रा, लंबी लकीर खींची है, उस संगठन में
प्रॉपर उन्हें इज्जत ना मिलेगी, प्रतिष्ठा ना मिलेगी, तो लोग रुष्ट होंगे ही और किसी ना किसी तरफ तो जाएंगे ही। और इतने कद्दावर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भाजपा को अच्छा। अभी भी आपसे बात कर रहे हैं तो चुनाव प्रबंधन में दिलचस्पी अभी भी आपकी बनी हुई है जी। मतलब वही आपको ज्यादा पसंद है? और मैं भी ये भी बताना चाहिए, जो आप कह रहे थे कि मैं आराम से संगठन के कार्यों को करूंगा। इसके बाद भी पार्टी का जो भी निर्देश होगा, टिकट की दावेदारी तो महज एक संयोग है, एक अपनी दावेदारी। प्रयोग भी कह सकते हैं, संयोग प्रयोग जो भी कह लें, वो चाहे प्रयोग हमको कहना राजनीतिक टर्म में आप कह सकते हैं। क्योंकि समीकरण भी बनता है ना, चुनावी समीकरण भी बनता है कि भाई इशारा आप समझिए कि सांसद जयंत सिन्हा यहाँ से कायस्थ थे, तो क्या वो भी उस तरीके से भी देखा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अच्छा इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी समझ है, ठीक है। चुनाव जो होता है प्रयोग संयोग का, इसलिए मैंने प्रयोग आप कह ले, मुझे उससे कोई भी कठिनाई नहीं है। ये तो इंटरव्यू है और इसमें बेबाक होकर आपका पूछना भी लाजमी है और मेरा बोलना भी लाजमी है, क्योंकि मैं युवा हूँ, अभी घबरा जाऊंगा चाहे कुछ। नहीं, आप बहुत सही तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, बहुत अनुभवी भी लग रहे हैं। और आपकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी तस्वीर आपकी दिख रही है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जो इन्होंने काम किया है और जो कॉन्फिडेंस इनका नजर आता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी वजह ये भी है कि बड़े बड़े जो नेता जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके साथ उनका सानिध्य जो आपको मिला, उसकी वजह से भी आपका आत्मविश्वास है। और कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो शायद वो फायदा आपको कर जाए इस टिकट के दावेदारी में। जी, वो तो हमारी इच्छा है जो, और संगठन में ऊपर से इसने आशीर्वाद होगा। चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, हर हाल में लड़ना चाहते हैं? हर हाल में। टिकट देगी तब लड़ना चाहते हैं? पार्टी के टिकट पे लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि दबाव आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पार्टी से आप जुड़े। एकदम वो मेरा विषय ही नहीं है कि वो विषय ही नहीं। मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, अपनी दावेदारी मैंने उचित माध्यम से उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने रखा है और उसी के मातहत मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पार्टी का जो भी चुनाव प्रबंधन में शाबाशी किससे मिली आपको, क्योंकि आप उससे जुड़े हैं तो बड़े बड़े नेताओं के साथ भी आप रहे हैं। शाबाशी में क्या होता है कि प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, वर्ड हो सकता है मैंने थोड़ा अलग तरीके से यूज किया हो, जिनके साथ भी मैं काम किया हूँ, प्रदेश के जो भी रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हैं। भाजपा तो चूंकि संगठनात्मक पार्टी है, एक प्रोटोकॉल वाली पार्टी है, तो जो भी उनका प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे, संगठन मंत्री जी हो गए, प्रभारी महोदय हो गए, तो इन सबका तो जहां रहे नाम नहीं लेंगे आप, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब जहां आपने काम किया, शाबाशी आपको मिली आपके काम की वजह से। संगठन के कार्यों से मुझे संतुष्टि मिली है, उन्हें संतुष्टि मिली है, तो माइन्यूट डिटेलिंग चाहिए होता होगा आप लोगों को, जो भी आप काम करते हैं। 81 विधानसभा का जितना भी वस्तु स्थिति है, कौन कहाँ कैसे क्या वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ किसे देना ठीक रहेगा, इन सभी मुद्दों पे वहाँ मतलब आप किसी को चुनाव लड़वा कर जितवा सकते हैं। ये चीजें हैं। तो मेरा अनुभव रहा है। अब मैं सक्रिय राजनीति में इस बार पहली बार उतरा हूँ, तो आप सभी और आप विद्वत जनों का मुझे आशीर्वाद और स्नेह मिले और एक मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। और अब इस बार आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं? कल तक चुनाव जितवा रहे थे और इस बार खुद लड़कर जीतना चाहते हैं। आपको तो फिर मदद की जरूरत नहीं होगी किसी की। ऐसा संगठन के जितने भी लोग हैं, कोई एक स्वयंभू कोई नहीं हो सकता। कब तक लग रहा है टिकट घोषणा का? मुझे अब जैसा है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में, नवरात्र के टाइम तक होने की संभावना हो सकती है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में बहुत प्रेशर है आपके ऊपर? प्रेशर क्या होना है रात में, अब सच्चाई थोड़ी बता दीजिए, क्योंकि एम्बिशियस आदमी होता है। आप विधायक बनना चाहते हैं, पे आपको देख के लग रहा होगा ये परेशानी है, चाहे कुछ भी है, चाहे मैं जनसंपर्क के ये कह सकते हैं, वेल प्लेड कह सकते हैं यहाँ। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि आप अनुभवी रहे हैं, आपने सब कुछ किया, तो चेहरे पे ही आ जाएगा, तो फिर चुनाव प्रबंधन का काम आप कैसे करेंगे? जी दबाव में अगर आप रहेंगे, दबाव की यहाँ बात नहीं है। अब जिनका और सक्रिय राजनीति का एक फायदा मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं चुनाव प्रबंधन का काम करता, तो ये तो चुनाव के बाद मुझे अप्रिसिएशन मिला, चाहे मैं जहां पर काम किया वहां से वाहवाही मिली, लेकिन मैं अभी डेली का रोजमर्रा में मैं बता रहा हूँ, मैं जहां जा रहा हूँ वहां मुझे शाबाशी मिलती है, तो एक जज्बा, एक जुनून और भी उत्साह मिलता है काम करने का। तो ये मेरे लिए कहीं भी नकारात्मक मुझे नहीं होने दे रहा है, और संगठन का जो अनुभव है, जो काम करने की मेरी कार्यशैली है, उससे लोग खुश हैं और माताओं बहनों और बड़े जनों का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है, तो वो कहीं से भी मुझ पे दबाव बनने नहीं दे रहा। और
ऐसा कभी होगा नहीं कि मुझ पे दबाव बने कहीं। सच्चाई क्या है? चुनाव पीछे लड़ने की सच्चाई क्या? क्यों चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? सच बता दीजिए। युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी सोच सही है और मैं चाहता हूँ कि पार्टी के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने काम कर दिया, अब इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं काम करूँ और अपनी इच्छा जाहिर की है, तो जाहिर सी बात है अब जो संगठन का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। विधायक बनना चाहते हैं? सक्रिय राजनीति में जो भी राजनीति करना चाहता है, सबकी एक इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है। इच्छा भी नहीं मैं बोलूंगा मैं, फिर आप उसमें प्रबल जोड़ेंगे, तो इसलिए प्रबल इच्छा होती है कि सक्रिय राजनीति में आए, लोगों से मिले, जनसंपर्क करे, उनकी क्या समस्याएं हैं दिन दिन का, उनका क्या रोजमर्रा का क्या दिनचर्या हो रहा है, उस पर कैसे काम हो, आगे विकास की क्या। अमित सिन्हा नाम के आगे विधायक चाहते हैं? जाहिर सी बात है, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ काम भी हो रहा है। आप संतुलित हैं, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखना जानते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप दावेदारी भी जो दे रहे हैं, जो पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अब इन बातों के बाद बहुत के ऊपर दबाव बनेगा, दिल्ली की दौड़ हो सकता है लगना, हो सकता है कि और रैपिड पेस में बढ़ जाए, आपकी ना, लेकिन और जो आपके प्रतिद्वंदी है सब अपने अपने स्वतंत्र हो। मैं चाहता हूं कि कमल फूल मजबूत हो हजारीबाग में, और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं चाहता हूं। और जो भी यहाँ पर दावेदार है, बड़े भाइयों से, बड़ी बहनों से मेरा आग्रह होगा कि कमल फूल को मजबूत करें। जो भी पार्टी के द्वारा निर्देशित किया जाएगा उनके लिए हम लोग दमखम से भरपूर कोशिश करें। अच्छा, अपने प्रतिद्वंदियों की शिकायत भी की जाती है दिल्ली में? करते होंगे जो लोग जो होंगे, जिन्हें किसी से डर लग रहा होगा, जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पार्टी से ऊपर रख रहे होंगे, वो करते होंगे। आपने कभी नहीं? मेरा वो स्वभाव नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है, आप अपनी बात कहते हैं। अभी भी मैं बताना चाहता तो आपने इतने बार कहा, मैंने नाम, आपने बीच में उन दो लोगों का नाम भी बताया, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं की। तो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? जी, मैं हजारीबाग वासियों से बस अपील करना चाहता हूं कि अपने जन अधिकार और जन सरोकारों के प्रति सजग रहे और एक समृद्ध और स्वावलंबी झारखंड के लिए हजारीबाग की विधानसभा को, हजारीबाग को झारखंड के राजनीति में कैसे अग्रसर अपनी भूमिका, महती भूमिका हजारीबाग निभा सके और यहाँ विकास की और संभावनाओं के क्या द्वार खुल सकते हैं, उसके लिए एकजुट होकर, संकल्पबद्ध होकर काम करने की आवश्यकता है। और मैं आपके लिए हरदम हर संभव प्रयास करने को सक्षम हूँ और अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप जुड़े हमारे साथ और एक बेहतर झारखंड और बेहतर हजारीबाग का निर्माण करें। धन्यवाद। कितने साल हो गए सर आपको भारतीय जनता पार्टी में? अभी 14 साल। 14 साल। तो आप सुन रहे थे अमित सिन्हा जी को, 14 साल से भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा दे रहे हैं, चुनाव प्रबंधन देख रहे थे, चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी से पहले ये ले रहे थे, अलग अलग जगहों पर काम किया, झारखंड में भी काम किया, दिल्ली में भी थे, बड़े बड़े नेताओं से इनका परिचय है। नाम हमने पूछा नहीं और ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो अंदर की बातें हैं। अब हजारीबाग बहुत आपको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा के चुनाव 2 से 3 महीने में होंगे और इसको लेकर दावेदारी पेश की जा रही है। उसमें अमित सिन्हा भी एक नाम आ रहे हैं। जैसे हमने बताया आपको कि 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और हजारीबाग इनकी जन्मभूमि है और ये भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर ये भी खूब मेहनत कर रहे हैं। भाई टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, किसको मिलेगी ये अभी आप समझ लीजिए कि उस रहस्यमयी चीजों में से है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सब दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, ये भी लगाते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपनी दावेदारी पेश करने का हक है, सबको अपनी बात रखने का हक है। तमाम बातें हमने इनसे की है। युवा हैं, दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, तो चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं, अपनी बातें भी रख रहे हैं। तो क्या पार्टी एक युवा के ऊपर भरोसा कर सकती है, पढ़े लिखे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सकती है, एक समझ रखने वाले, राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सकती है? ये तो अब देखना पड़ेगा। बाकी हमने अपना काम कर दिया, हमने इंटरव्यू ले लिया, इनसे बातें पूछ ली। कुछ बातें अगर रह गई हों तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए हमें। दोबारा मुलाकात होगी तो इनसे हम जरूर पूछेंगे, जरूर समझने की कोशिश करेंगे। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सबको बहुत बहुत नमस्कार। दोबारा फिर मिलेंगे।